साथियों, सभी को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। साथियों, आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से 2-3 मिनट लेट हो गए हम। वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है। कैलाश भाई, जय मूल निवासी। और भी साथी जुड़ जाए एक बार। सभी को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। जय मूल निवासी शासक रूप शाह। तरुण भाई, जय मूल निवासी। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से 2-3 मिनट लेट हो गए। ज़्यादा नहीं हुआ। साथियों, आज हम लाइव में जो भी बात करना चाहेंगे, वैसे आज देश की स्थितियां विकराल रूप ले चुकी हैं। आप लोगों को जानकारी होगी इस संबंध में। जिस हर जगह पर देख रहे हैं, हर एक जगह पर, पता नहीं ये आप महसूस करें या नहीं करें, हमारा यहाँ लाइव आकर बताना ये विशेष कारण यही है। हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत और आर्टिकल 16(4) के तहत भी जो हमें प्रतिनिधित्व मिला, यानी हमारी समाज, हमारी वर्ग और हमारे देश के लिए हमें काम करना है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो हम उस पढ़े लिखे लोगों में से नहीं होंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर को धोखे वाली बात यहाँ आ जाए, हमारे लिए हो जाए। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, समस्याएं बहुत गंभीर हैं और उस समस्याओं को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, या समझ रहे हैं उसके बाद में भी वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो साथियों, आज भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में कहीं भी देखो आप, हमारे भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC और इन्हीं में से धर्म परिवर्तित लोग जो हैं, जो मुस्लिम में से भी मुस्लिम बने, वो धर्म परिवर्तित लोग, कोई सिख बने, कोई ईसाई बने, कोई बौद्धिस्ट बने, जो भी वो लोग इस मूल निवासी लोगों में से ही धर्म परिवर्तित हुए, उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं। आप इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, आपके राज्य में, प्रत्येक जिस राज्य में आप बैठे हो, उस सभी राज्यों के अंदर बैठे के, हरियाणा के अंदर कल 3 बच्चों का मतलब कत्ल हो गया, OBC के 3 बच्चों का। वर्तमान में जो समस्या है, समस्याएं अपने आप नहीं हो रही हैं। आप लोगों को ये समझना होगा, समस्याएं पैदा की जा रही हैं। अब ये समस्याएं किसके द्वारा पैदा की जा रही हैं और समस्या से ग्रस्त कौन लोग हो रहे हैं, ये हमें समझना होगा। विशेषकर हमारी समस्या ये है, हमारे लिए समस्या जो पैदा की जा रही है, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखना SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर ही ये समस्याएं आ रही हैं। और जो लोग हमें ये समस्या दे रहे हैं, उनका समाधान करते जा रहे हैं, उनके लिए तो वो समाधान कर रहे हैं। कैसे समाधान करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी वर्तमान में OBC के लिए आरक्षण के लिए OBC आयोग का गठन किया गया, शर्मा कमेटी का गठन हुआ। उसमें गणेश सिंह जी नाम से OBC के एक सांसद हैं जो BJP में ही हैं। उन्होंने सभी लोगों को
जो सांसद है वर्तमान में सभी पार्टियों में, अलग अलग विभिन्न पार्टियों में 112 सांसद है, उनको उन्होंने पत्र लिखे कि हमारे ओबीसी का आरक्षण में क्रिमिनली लाकर हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। तो उन्होंने ये किया। बात आप पूरी सुनना, आप यहाँ से भागे नहीं, आप सुने पूरी बात। साथियों, बात है ओबीसी भी मूल निवासी है, इसलिए उसके लिए समस्या पैदा की जा रही है। मैं इसलिए बात बता रहा, पूरी बात आप पूरी सुनोगे उसके बाद ही समझ में आएगी, लेकिन बात आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्रीमिनल लाइन आने के लिए ये जो बात रखी गई, उसमें गणेश सिंह जी ने सभी सांसदों को पत्र लिखा। उसके बाद में एक काम एक और हुआ, आप समझोगे वो समस्या पैदा की गई। क्रीमिनल लाना एक समस्या पैदा की गई, जिसमें 12 लाख आय रखी गई, 12 लाख तक का जो अर्निंग है 12 लाख रखा गया। उसमें अगर पति पत्नी दोनों आईएएस हैं या आईपीएस हैं या 4th क्लास भी हैं तो उनका 12 लाख रुपए हो जाता है, और इनकम सोर्स और भी है कोई। तो इस प्रकार से ये समस्या पैदा की जा रही है, तो उन्हें भी इस आरक्षण से बाहर रखना। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि आरक्षण के नाम से भी उन लोगों को उस एक क्षेत्र में लड़ाने के लिए रखना है कि आप आरक्षण की ही लड़ाई लड़ें, जब तक हम कई काम कर लेंगे। उस आरक्षण देख लेना आप कब से, महाराष्ट्र में से लगाकर अभी वर्तमान में यूपी में, बिहार से लगाकर एमपी में ज़्यादातर जो ओबीसी के लोग, समझदार लोग हैं, वो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा मतलब ये समस्या पैदा की गई, वो समस्या इस प्रकार से पैदा की गई ताकि वो काम उसमें लड़ो आप। इधर छोटे छोटे गांवों के अंदर ओबीसी जो आरक्षण की समझ नहीं है उन्हें, या आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एससी एसटी के लोगों को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, या ओबीसी के लोगों को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, या ओबीसी के लोगों को आदिवासी से लड़वाया जा रहा है, या ओबीसी के लोगों को या आदिवासियों को ही किसी न किसी से लड़वाया जा रहा है, यानी समस्या पैदा की जा रही है। समझना, ये समस्या पैदा तो की जा रही है, लेकिन कर कौन रहा है, ये पूरी आपको समझने की बात है। कौन ये समस्या पैदा कर रहा है, और उस समस्या पैदा करने के पीछे के कारण क्या है उनके। मानते हैं कि उनकी ब्राह्मणी मानसिकता है। देखो, समाज के अंदर नेतृत्व निर्माण किया जा सकता है, और नेतृत्व निर्माण कौन नहीं करता। एक थोड़ी सी बात बताऊंगा। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में नेतृत्व निर्माण नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए थोड़ा समझना होगा आप लोगों को कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का नेतृत्व निर्माण नहीं किया जाता था। और जब भी वो नेतृत्व मान लो वो नेतृत्व उभर कर सामने आता है, तो मान लो एक सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या ऐसे ओबीसी के कोई भी गढ़ जो नेतृत्व करने लायक हो जाते हैं, उन्हें आपस में लड़वा कर वो अपना काम कर लेते। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी चीज मिली कि सीपी जोशी जी और वैभव गहलोत के बीच में जो वार्ता होती है एक रूम के अंदर, और वो बाहर चली जाती है, लीक आउट हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष के घर बात हो रही है, और वो लीक आउट कैसे हो गई, मतलब लीक आउट किया जा रहा है, जानबूझकर लीक आउट किया जा रहा है ताकि ओबीसी के नेतृत्व को खत्म किया जाए। ये राजनीति के अंदर ओबीसी का नेतृत्व मिल रहा है। राजनीति में ये बामसेब की मेहरबानी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं, बामसेब की वास्तविक मेहरबानी है, बामसेब की आइडियोलॉजी की मेहरबानी। बामसेब का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। लोगों ने बामसेब को व्यक्ति समझ रखा है, जैसे कई लोग बताते हैं ये मेसराम जी की है, ये ताराराम जी की हैं, ये वगैरह वगैरह, किसी भी कि भाई इनकी है। ये बामसेब किसी की नहीं है, बामसेब के वो हो सकते हैं, और हम भी बामसेब की आइडियोलॉजी पर काम करने वाले लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं, राजनीति के अंदर जो नेतृत्व निर्माण किया जा सकता है वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे एससी एसटी ओबीसी का नेतृत्व समाप्त कर रहे हैं, और सवर्ण के अंदर भी विशेष करके एक वर्ग का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के उच्च से भी उच्च स्तर पर उनका, जब विदेशों में भी चल रहे हैं काम, वहां पर भी वो नेतृत्व निर्माण कर रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व।
लेकिन हमारा नेतृत्व, हमारे समाज के अंदर नेतृत्व है, वो कम क्यों हो रहा है? हमारा नेतृत्व कम क्यों किया जा रहा है? इसका कारण बताता हूं आपको। ये समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है, कहां से उत्पन्न हो रही है और क्यों हो रही है, इस संबंध में ये आज मेरी चर्चा का विषय था। अभी आपको पता होगा नई शिक्षा नीति लाई गई। अब शिक्षा नीति नई लाई गई जिसमें हमारे SC ST OBC के लोगों को शिक्षा से वंचित रखना है। जैसे कि अभी रिजल्ट आपने देखा होगा 12वीं पहला वर्ग का, और अभी वर्तमान में आज हमारे 10वीं का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे SC ST OBC के लड़के, बच्चे, बच्चियां सभी बहुत ही वर्ग स्तर पर शिक्षा के में अग्रणी क्षेत्र पा रहे हैं। लेकिन अभी नई एक पार्टी गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बात दायर किया, आप लोगों को पता होगा, पिटीशन दायर की है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पिटीशन दायर की है? उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और सोशलिज्म, ये दोनों शब्द हटाने की बात की गई। और बात इस प्रकार से की गई कि संविधान संशोधन के 42 संशोधन के अंदर, यानी 1977 से पहले संविधान के अंदर ये चीजें नहीं थी, मान लेते हैं उस समय नहीं थी, और ये डाली गई। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जब धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की बातें जो हमारे प्रीएम्बल में यानी कि अनुच्छेद उद्देशिका में जब तक नहीं डाली गई थी तब तक हम उस ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही संविधान संशोधन 42 होता है और उसके बाद में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष डाउन होने लग गया, बढ़ने की बजाय नीचे आ गया। क्यों हुआ ये? इसका उद्देश्य अब समझना होगा। अभी वर्तमान में एक वाद दायर किया गया, यानी कि पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों शब्द हटाने के लिए, और संविधान संशोधन 42 में ये डाला गया, ये बात रखी गई। लेकिन विशेष बात एक और उसमें आप लोगों ने पढ़ी नहीं। इन्होंने ये कहा कि हमारे भारत के अंदर 17,28,000 वर्ष पहले का ये हिंदू धर्म है। कितना बताया गया साथियों? ये बहुत गंभीर विषय है, आप लोग इसमें समझोगे तो आपको पता चलेगा। 17,28,000 साल पहले का हमारा ये हिंदू धर्म है, भारत के अंदर चल रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी। इसके बाद में एक और चीज उन्होंने डाली है, वो ये डाला है कि जो वर्तमान में जो इसे कहते हैं कलयुग, ये चल रहा है 51,000 साल से चल रहा है। 17,28,000 साल से तो इन्होंने जो माना, ये जो भी युग बनाए गए, ये पता नहीं 4 ही क्यों बनाते हैं। युग बनाते हैं तो भी 4 बनाते हैं, समास बनाते हैं तो 4 बनाते हैं, वेद बनाते हैं तो भी 4 बनाते हैं। ये क्या है आप लोगों को समझना होगा। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 51 साल हो गए हैं, 51,000 साल हो गए हैं, कलयुग चल रहा है, ये एक हवाला दिया गया है। अब आपको मैं साइंटिफिक बात बताना चाहता हूं, वैज्ञानिक तरीके की बात। जब आधुनिक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, जिसमें आदमी को समझ की सभ्यता कहते हैं, आदमी को समझ भी आई, वो 6,000 साल पहले ही आई। कितने साल पहले इंसान में समझ आई? वो 6,000 साल पहले आई। उसे आधुनिक सभ्यता कहते हैं हम, मॉडर्न सिविलाइजेशन। साथियों, उसके बाद में अगर भारत की सभ्यता की बात करें, हमारी समझ की बात करें, तो हम हड़प्पा की सभ्यता को माने तो आज ये समझ सकते हैं कि जितना भी समय 4-5 हजार साल जो भी हुआ, उस समय में तक हम समझ चुके थे और बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक तर्क हम दे चुके थे। लेकिन ये 17,28,000 साल पहले का धर्म बता रहे हैं, हिंदू धर्म। अब आपको ये, मैं सिविलाइजेशन कई लोगों ने पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद की बात ये बता रहा हूं। जो वेद लिखे गए, जो वेद लिखे गए वो हड़प्पा सभ्यता के बाद लिखे गए। वैदिक काल जो आया वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आया है। अगर इनको लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के सिंध से आते हैं
और यहाँ राज्य स्थापित करने के लिए राज स्थापित करने की कोशिश करता है। मान लेते हैं एक बार कि आप धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद नाम से आप इस संबंध में आप बात रख सकते हैं कि भाई ये हटाने चाहिए, तो हम भी हटाने के लिए बात करेंगे। आर्य, अगर आर्यों का आगमन हुआ है, अगर आप लोग हिंदू अपने आप को भाई ये मानते हो आर्य हो आप, और आप ये कहते हो कि आपकी भी सभ्यता आर्य सभ्यता हो सकती है, तो आप भी 17,28,000 साल पहले नहीं आए भारत में। आपका भी आगमन, आर्यों का आगमन हमारे यहाँ पर पढ़ने पर पता चलता है। हमने 3वीं में पढ़ा, 7वीं में भी पढ़ा, आज हमारे वो आर्यों के आगमन वाला पाठ भी हटा दिया गया है, लेकिन टॉप में आज कहीं न कहीं वो मौजूद हैं। तो आप भी भारत के नहीं हो। अगर मुगल भारत के नहीं है, मुस्लिम भारत के नहीं है, तो आप भी भारत के नहीं हो। कितने लोगों ने, कितने विदेशी आक्रांतों ने भारत पर राज किया, ये सारा हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, और ये वो पढ़ते हैं और जानते हैं तो हमें पता चलता है कि आर्य भी आए, आर्यों के बाद में कई यहाँ वंश आ गए, लेकिन इन्हें केवल और केवल भारत के अंदर मुगलों पर यानी कि मुसलमानों के बारे में ये बात करते हैं और एक नैरो टेक फिट करते हैं, लोगों का मानसिकता फिट करते हैं लोगों की कि ये जो पार के लोग हैं। अब समझना ये है कि जो भी मुस्लिम्स आज भारत में हैं, उनका 1 या 2% विदेशी हैं, 1 या 2% ही विदेशी हैं। बाकी जितने भी हमारे मुस्लिम हैं, वो हमारी भारत के लोग, जो यहाँ पर आर्यों ने सभ्यता या यहाँ जो उन्होंने जो मनुस्मृतियां कहो जो स्टार्ट की थी, पुष्यमित्र शुंग का काल देख लेते हैं आप, जिन्होंने यहाँ पर हमारे इस देश के अंदर मूल निवासियों पर प्रहार किए, इस कारण से वो धर्म परिवर्तित होकर उस समय आए हुए मुगलों के अंदर शामिल हो गए थे। लेकिन मुगल भी यहाँ से निकल गए, जो ऊपर के टॉप के थे। कुछ धर्म गुरुओं को यहाँ पर रखा गया और आज भी वे धर्म गुरु इनका शोषण करते हैं। जिस प्रकार से SC ST OBC का दोहरा शोषण होता है, उसी प्रकार से मुस्लिम का भी दोहरा शोषण हो रहा है। ये समझने वाली बात है। अब समानता कहाँ है? क्योंकि वो भी मूल निवासी है, हम भी मूल निवासी हैं, और दोनों मूल निवासियों पर, इन दोनों मूल निवासियों पर कहीं न कहीं हमारा प्रताड़ित हो रहे हैं। बात है साथियों, इस प्रकार से मैं आपको और बात बताना चाहूंगा। अगर संविधान संशोधन 42 में धर्मनिरपेक्ष और ये चीजें डाली गई, और इन्होंने हवाला दिया है कि हमें जो अभी पिटीशन डाली गई है इन दोनों शब्द हटाने के लिए, उसमें एक हवाला दिया है। हवाला ये दिया है कि हमें राजनीतिक पार्टी बनानी है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान है हमारे पास, इस संविधान से हमें जानकारियां मिलती हैं। इस संविधान में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सेक्शन 29A में ये कहता है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। अब धर्मनिरपेक्ष क्यों हटा रहा है और समाजवाद क्यों हटाया जा रहा है, आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे। ये दोनों चीजें हटाने के पीछे इनका कारण है कि आज सेक्शन जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 29A, उसमें सभी लोगों को जो पार्टी बनाएंगे वो सभी धर्मों का, सभी लोगों का शामिल करते हुए सभी लोगों के लिए काम करेंगे। और नई पार्टी बनाने के पीछे इनका ये कारण था कि ये दोनों शब्द हट जाए तो वो एक हिंदुत्व नाम से या हिंदुत्व के नाम से एक पार्टी बनाएंगे जिसमें केवल हिंदू लोग होंगे। और हिंदू भी कौन? सच में क्या है? अगर आप हिंदुज्म की बात करें तो मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के अंदर भारतीय संविधान से की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके धर्मशास्त्रों की बात कर रहा हूं। किसी भी वेद पुराण में या धर्मशास्त्रों के अंदर जो भी स्मृतियां बनी हुई हैं, इनमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ण आए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये सब जगह पर मैंने अभी बात बताई, 4 समाज 4 है, वेद 4 होते हैं, इनके वर्ण 4 होते हैं, और
ये जो काल बताए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं वो त्रेता, इससे पहले जो क्या कहते हैं उन्हें, सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, ये 4 शब्द ही डाले जाते हैं। बात मैं साथियों इस प्रकार से करना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये लोग चतुर्वर्णीय व्यवस्था हो, काल की व्यवस्था हो, युगों की व्यवस्था हो, जैसी भी व्यवस्था हो, उनमें ये टॉप पर रहते हैं। इनको टॉप पर रहना है और धर्मनिरपेक्ष हटाने के पीछे, और इनका कारण यही था कि आर्टिकल 29A को हटाना है, संविधान में से आर्टिकल 29A हटाना है। मैं ये कहना चाहता हूं एक और साथियों, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी। आपको ये हटाना है, हटाओ। अगर ये लगता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द भारतीय संविधान के प्रेम्बल में डाल दिए हैं और आपको लगता है कि ये शब्द आने से भारतीय लोगों को हानि हो रही है, तो हटा दीजिए। कौन मना कर रहा है? आपने तो हटा दिया। 10% जो ओबीसी को आर्टिकल 340 के अंदर आयोग बैठाकर ओबीसी की गणना करके उनकी संख्या पता करके उन लोगों को आरक्षण देना था, वो उस समय नहीं दिया। और ओबीसी अभी भी लड़ रहा है, अभी क्रिमिनल की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपने 10% आरक्षण था, ये समझिए। सवर्ण आरक्षण, क्या 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 कहा गया? सवर्ण आरक्षण। भाई अगर सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रहे हो तो आर्थिक आधार पर तो कई लोग कमजोर हैं, ओबीसी में भी कमजोर लोग हैं। उस 10% के अंदर सवर्णों के अलावा ओबीसी को भी कमजोर लोगों को डाल देते, आपको लग रहा था तो कि ये कमजोर हैं। एससी के अंदर एक जाति है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, अभी वो किसी भी कैटेगरी में नहीं है और सबसे कमजोर कैटेगरी है, जिन्हें हम हमारे यहां पर भाषा में कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझ में आता है तो वे पौआ। एक पौआ जाति है, वो एससी में नहीं आती, एसटी में नहीं आती, ओबीसी में नहीं आती तो वो समझ सकते हैं। और उस जाति जो सारंगी बजाकर अपना पेट पालन करते हैं, आर्थिक स्तर पे देश के अंदर सबसे कमजोर वो लोग हैं। अगर आपने आरक्षण दिया है सवर्ण के नाम से तो कम आर्थिक आधार पर, तो उन्हें भी दे देते आप। लेकिन आपकी नीयत वो नहीं ना, आपकी नीयत कौन सी है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। इसलिए मैं समस्याओं के बारे में आऊंगा, जो वर्तमान में समस्या हो रही है। अभी जालोर के अंदर एक घटना हुई, जो रायपुरिया के अंदर, उससे पहले सिरोही में, नारादरा के अंदर, ऐसी घटनाएं देश के हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर एक कोने में हो रही हैं। सिरोही अभी एक बच्ची की आत्महत्या बताई गई, जो हमारे राणा गांव में। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसके पीछे के कारण बताने के लिए ही आपको ये बताना चाहता था कि जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि 10% आरक्षण देकर इन लोगों का उन्होंने फायदा कर लिया। जो 3% लोग थे, ये मैंने और हमारे इस संगठन के जरिए जानकारी लेकर हमने बिल्कुल खुलासा किया था कि जो जितनी भी जमीनें हैं उनका इन्होंने जो एक कार्ड, क्या कहते हैं उसे, आधार कार्ड नाम से, आधार कार्ड को लिंक करने के बाद कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ पर इसके खाते हैं, वो सारा अर्निंग कितनी कहाँ से हो रही है, वो सारी उसमें आ जाती है। इस कारण से जो ओबीसी का, ये जो जनरल का जो कहता है जो स्वर्ण आरक्षण दिया गया, स्वर्ण आरक्षण के अंदर आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने बाकी जो राजपूत जो स्वर्ण बन के बैठ गए या और भी जो स्वर्ण हैं बताए जा रहे हैं, उन स्वर्णों को वहां से हटाने के लिए जमीन कितने एकड़ है, अगर वो उतनी जमीन है तो स्वर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से उन्हें भी बाहर करने का काम किया गया। जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय लोगों को उन्होंने बाहर करने की कोशिश की गई और 10% लोगों को आरक्षण देकर उन दोनों 3% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। बात मैं ये कहना चाहूंगा, आर्टिकल 39, साथियों ये आर्टिकल हटाने की पूरी कोशिश चल रही है। इस धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम से अगर ये लागू हो जाता है तो ये
आर्टिकल भी समाप्त हो जाएगा, यानी संविधान के वो आर्टिकल समाप्त कर रहे हैं, ये कॉपी ऐसी की ऐसी रह सकती है। इसे मान लेते कि वो जो भी इसमें डालने थे वो चित्र नहीं डालेंगे, ये चित्र रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक काम ये कर लेंगे कि मैं आपको बताना चाहता था कि आर्टिकल 39 में ख और ग को आप पढ़ेंगे, समुदाय भौतिक संसाधनों, देख समुदाय आ गया ना इसमें, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो। साथियों, आप लोगों को समझ में आए नहीं आए इसलिए मैं थोड़े सरल भाषा में, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था और बुद्ध ने कहा था कि मुझे सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सरल भाषा इस प्रकार से कि भाई इसमें आपको समझ में नहीं आया कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी केंद्र न हो। तो मैं आपको साधारण तरीके से समझाना चाहूंगा कि भारत के अंदर 1991 के अंदर जितने भी वो अमेंडमेंट के बाद माध्यम से एक काम किया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। लिबरलाइजेशन लाया गया और लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के माध्यम से देश के आर्थिक हालातों को सुधारा गया था। तो यही बात यहां पर है कि देश के आर्थिक हालातों को कैसे सुधारा जाए, इसलिए इन्होंने इसी आर्टिकल के तहत इसका मतलब उल्लंघन होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। समुदाय भौतिक संसाधनों व स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वत्र रूप से साधन हो, यानी कि देश के अंदर जितनी भी कंपनियां हो, देश के अंदर जितने भी व्यावसायिक मामले हो, बड़े मॉल हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, और यहाँ तक कि जितनी भी बड़े स्तर पर जो भी है उनका निजीकरण नहीं करके आप लोगों को मतलब सरकार को उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। और राष्ट्रीयकरण करके जितनी भी बड़ी फैक्ट्री उसमें जितने भी जो लोग जिन्हें आज हम बेरोजगार कह रहे हैं उन बेरोजगारों की नियुक्ति करनी चाहिए। और राष्ट्रीयकरण के माध्यम से यानी राष्ट्रीयकृत हो जाती है वो जितनी भी बैंकें भी आज बेची जा रही है, सारा कुछ बेचा जा रहा है। उसका कारण है कि अब ये आर्टिकल क्या कहता है और कर क्या रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान के विपरीत चल रहे हैं ये लोग। जो सरकारें हैं वो भारतीय संविधान के विपरीत चल रही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 ये ये कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का, जो भौतिक संसाधन है उन सभी का स्वामित्व यानी कि मेरा भी उस पर हक होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष पर्सनल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत के अंदर आज 1% लोगों के पास में 65 से 70% संपत्ति है। कितनी? देश की संपत्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास संपत्ति उसकी संपत्ति। देश के अंदर जितनी भी संपत्ति है उस देश के अंदर की संपत्ति में आज उन जो 1% लोग हैं उन 1% लोगों के पास में कम से कम भारत की 65 से 70% संपत्ति उनके पास है। नियम क्या कहता है कि इनका इस प्रकार से बंटवारा होना चाहिए, जो निचले से निचले तबके पर लोग हो या बेरोजगार लोग हो, जो गरीब तबके के लोग हो, उनका भी उस पर स्वामित्व होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि एक हमारा भाई, एक मेरी जाति का, मैं बार बार मैं अपनी जाति नहीं मानता, लेकिन जाति के अगर डाली गई है, जातियां बनाई गई है तो जातियों में अगर मैं बात तो करनी होगी। मेरी जाति जो मैं अभी खुलासा भी करूंगा, इसमें कई भाइयों ने मुझे कहा भी आज, तो मैं उसका खुलासा करूंगा। तो मेरी जाति के लोग गटर में खड़े हैं और एक आदमी के पास 7 एरोप्लेन है, वो हवाई जहाज में उड़ रहा है, गटर में खड़ा है। ये आय की असमानता है, ये स्वामित्व का दुर्वहन है। इस आर्टिकल का भी दोहन किया जा रहा है। वो आर्टिकल का फायदा वो ले रहे हैं, आर्टिकल का फायदा हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी कंडीशन बस ये समझना होगा कि समस्या पैदा क्यों की जा रही है। समस्या इसलिए पैदा की जा रही है, छोटी छोटी इश्यूज तैयार करके आपको समझ बाद में आप और छोटे छोटे इश्यूज के अंदर छोटी छोटी घटनाओं में अपनी जो ताकत है उस ताकत को वहां झोंक दोगे।
जैसे कल रायपुरिया के अंदर जोधपुर से हमारे साथी कोई आए और वहां जाकर के हम वहां जाएंगे, वो करेंगे, ऐसी बात चली। चलो मान लेते वहां गए होंगे और शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। आप जोधपुर से आए हैं, जोधपुर के अंदर ही आईजी बैठते हैं, आईजी के पास में जाते हैं और ये बात रखते हैं। हालांकि मैं इस बार पुलिस के भी पुलिस को गलत नहीं कहूँगा। जैसे ही उनके पास नाम गए, उन्होंने गिरफ्तारियाँ की। गिरफ्तारी करने के बाद में उनकी डॉक्टरी करने के लिए भेजा गया और वहाँ भेजने के बाद में एक काम किया गया कि भाई इनसे पूछताछ की गई और पीसी रिमांड मांगा और वो 7 लोग गिरफ्तार हुए। 7 लोगों को पीसी रिमांड पर रखा गया है। अब हम जो हमारे संगठन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमें छोटे छोटे इश्यूज के अंदर हाँ एक काम हमें जरूर करना चाहिए कि संगठन के माध्यम से एक ज्ञापन देकर उन लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को देना चाहिए और प्रशासन को कहना चाहिए कि आप निष्पक्ष काम करें। और प्रशासन भी अगर आप ज्यादा दबाव नहीं दोगे तो निष्पक्ष ही काम करेगा। क्योंकि हमने देखा है एक चीज और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, प्रशासन के अंदर भी जब छोटे से स्तर से एक वार्डपंच भी एसपी साहब या कलेक्टर साहब के पास मिलने जाता है, उसकी पूरी बात सुनी जाती है, आधा आधा घंटा बैठाया जाता है और छोटे से लीडर एक मान लेते हैं कोई सामाजिक लीडर है, अगर उच्च जातीय वर्ण से हैं, उच्च वर्ग से हैं, तो वो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें सम्मान के साथ बैठाते हैं और उनकी बात पूरी सुनते हैं। लेकिन जैसे ही हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, भले हम राष्ट्रीय स्तर का काम कर रहे हैं, हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का हम आज नेतृत्व कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारा ऐसे अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो अधिकारी सुनता हूं मैं, हमारे साथी कहते हैं कि जिला अध्यक्ष भी हमारा या प्रदेश अध्यक्ष भी वहां जाता है तो उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि आप दौरा दंड पे ये ना निभाए, किसी में एक उच्च वर्णीय लोग आते हैं, उन्हें आप आराम से बैठ कर उनकी बात सुनते हैं और इन लोगों की, हमारे लोगों की बात नहीं सुनते। ये भी आपकी मदद करेंगे। जब आप इन लोगों को विश्वास में लेंगे तो ये भी मदद करेंगे और आप भी हमारी मदद करेंगे। पुलिस का काम है हमारे समाज के लिए समाज का काम करना, जो समाज में घटित घटनाएं हो रही हैं उनके लिए काम करना। आप भी समाज में, पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि आप जो भी हमारा व्यक्ति आता है उन्हें सहर्ष स्वीकार करें, उनकी बात को सुने। हाँ गलत है तो आप गलत का विरोध करें, लेकिन सही बात है, सही बात तो सुननी चाहिए और पुलिस का काम भी है ये, उनकी बात वास्तविक पूरी सुने, लेकिन सुनते नहीं। तो साथियों मैं इस प्रकार से ये सारी बातें कह रहा था। अभी बात मैं कहूँगा, मैं भी जिस संगठन में काम करता हूँ, संगठन के कुछ हिस्से हैं, विभाजन कह सकता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही हमारे साथी मान लो टैग कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप मुझे कि सुरेश जी की या ताराराम जी मैना की उनकी बातें हमें या उनका जो है वो टैग न करें, पोस्ट को टैग नहीं करें। भाई हम लोग तो मेसराम जी को भी सुनते हैं, मैं खुला कह रहा हूँ ना, मेरे संगठन ने अभी तक मना नहीं किया, मेरे अध्यक्ष महोदय ने भी मना नहीं किया। आप सुनो उन्हें, उनका भले शेयर करें तो शेयर करने भी मना नहीं किया उन्होंने, और हमारे साथी शेयर करते हैं उनकी पोस्ट और उनकी जो बातें हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? हम किसके लिए काम करें? समाज के लिए, व्यक्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप व्यक्ति भक्त बनकर बैठते हो, आपसे भी अनुरोध है कि आप व्यक्ति भक्त बनकर बैठते हो तो समाज आगे भी बहुत डूबा जा रहा है और आप उसके लिए भी हकदार हो सकते हैं कि कल आप उससे समाज को डुबोने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बड़े स्तर भी कोई लड़ाई नहीं रही, क्योंकि अब समाज को एक जगह पर आना होगा और समाज एक जगह पर नहीं आया तो आपके और मेरे बच्चे, उनका भविष्य खराब है, अंधकार में है। हमें हमारे राज्य के अंदर, हमारे जिले के अंदर, हमारे गाँव में जो भी ये घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं के लिए हमारे एक प्रतिनिधि टीम बनाई जाएगी, उसको तैयार करना होगा। वो प्रशासन से मिलेगी और प्रशासन से ये कहेगी कि भाई इन लोगों के साथ घटना हुई, उन घटनाओं पर आप अमल करें। अब हमें प्रशासन से भी लड़ने नहीं है, हमारी लड़ाई, खुली बात कर रहे हैं ना हम, हमारी लड़ाई इस देश में जो सामाजिक सिस्टम, जो ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसे खत्म करके जो मनुवादी सिस्टम का ढांचा स्थापित करना चाहता है, हमारी लड़ाई उससे है और आप लोगों ने हमें सिखाया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि मैं कई बार जाति से ये कह देता हूं कि मैं हमारी जाति की भंगी लोग, अब ये कहते हैं कि आप सुरेश जी बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत अच्छे विचार है, लेकिन आपके दिमाग में एक गंदगी भरी पड़ी हुई। मुझे कहा किसी ने कि आप भंगी मत कहो। साथियों, भंगी विश्लेषण है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप वाल्मीकि नाम लो, नाम दे भी दिया आपको, क्या वाल्मीकि नाम देने के बाद भी आपका झाड़ा छूटा?
नहीं छूटा। आज भी वो झाड़ू लेकर ही खड़े हैं आप, उसी की जय जयकार कर रहे हैं आप, उसी की आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप, उसी में दौड़ भाग कर रहे हैं आप। जब भी वैकेंसी नगर पालिका की आएगी उसमें आपकी दौड़ भाग रहेगी। दूसरे लोग कैसे लग गए? हाँ, जिस काम के लिए वो लोग लगे हुए हैं, जिस कार्य के लिए लग गए हैं, इसके लिए आपकी लड़ाई लड़नी होगी। जिस कार्य के लिए इसको लगाया गया है वो नहीं आते हैं तो उसको लड़ना पड़ेगा, वहां पर लाना होगा, और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। भंगी क्या है, मैं एक बात बताना चाहता था। आपको हरिजन कहा गया, आपको जानकारी नहीं, इसलिए आप विरोध करते हो कि आप हरिजन कह दो। हरिजन का मतलब क्या होता है, मैं आप यहां से आपको बता रहा हूं ना, इस लाइव आकर बता रहा हूं। आप सुनने वाले सुन रहे होंगे, मेरी जाति के लोग, तो सुन लो। हरिजन का मतलब है, मतलब उन्होंने कहा गया भगवान के लोग। अब भगवान के लोग तो आप अपने आप को ज्यादा वो लोग मानते हैं जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में ट्रस्टी बन के बैठे, या मंदिरों में आज जितने भी मंदिर हैं उसके पुजारी बन के बैठे, वो अपने आप को भगवान के भक्त या भगवान मान के पुत्र मानते हैं। तो आप लगा दो हरिजन, कौन मना कर रहा है? लेकिन मुझे उसकी हिस्ट्री पता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा समय, इसलिए मैं 2-3 बातें रही इस बातों का जवाब देने के लिए अभी वर्तमान में बात करूंगा मैं। हरिजन शब्द आज भी आंध्रा के अंदर हमारे यहाँ नियम बनाए गए थे। ये जो सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के तहत अगर कोई किसी के बच्ची पैदा हो गई, बच्चा पैदा हो जाता था तो वो गंगा में चढ़ाया जाता था, बच्ची पैदा होगी तो मंदिर में दी जाती थी। बच्ची को मंदिर में दान किया जाता था। उस मंदिर के अंदर दान करने के बाद में उस बच्ची का 14 साल के होने तक वहां रखा जाता था, और 14 साल के होने के बाद में वहां के पंडित पुजारियों से उसका विवाह किया जाता था। विवाह का मतलब समझो, घर लेके नहीं जाते थे वो। उस मंदिर के अंदर उस बच्ची के साथ में जो दुराचार होता था, उससे बच्चा पैदा होता था, वो भगवान का पुत्र माना जाता था। अब सुनने वाले सुन रहे होंगे तो समझना होगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को टैग करना, और उन्हें विशेष करके मेरी जाति के लोगों को उनको बताना, आप बारूपाल साहब ऐसे लोगों को, मेरे आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को ये बताना कि जो हरिजन कहते हैं अपने आप को, उन्हें यह कहना है कि हरिजन का मतलब होता है जो मंदिर में चढ़ाई गई बच्चियों के साथ जो दुराचार होता है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें भगवान का पुत्र कहा जाता है, यानी हरि का पुत्र कहा जाता है, और हरिजन कहा जाता है। ऐसे नाम दिए गए हमारे लोगों के, और मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं तो अपने बाप की संतान हूं, मैं उनकी संतान नहीं हूं, हरामियों की संतान नहीं हूं जो जिनसे पैदा करके उसका हरिजन नाम दिया। मैं अपने बाप की संतान हूं। मैं बताना चाहता हूं आगे की बात। आप लोगों को वाल्मीकि नाम दिया गया। वाल्मीकि जी हाथ में कलम है, आपके हाथ में झाड़ू क्यों? आप वाल्मीकि बन जाइए वाल्मीकि, लेकिन कलम पकड़कर ये झाड़ू छोड़कर आ जाइए, उस दिन आपको वाल्मीकि मान लेंगे। नहीं करोगे, वो नहीं कर सकते वो। तीसरी बात कि मैं भंगी क्यों कहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको। आपने रामायण नहीं पढ़ी, आपने रावण को नहीं पढ़ा। एक सीरियल भी चलता था रावण नाम से, मैं रावण हूं। उस सीरियल के अंदर क्या था पता आपको? और सच्चाई यही है, रावण नाम का व्यक्ति, वैसे मैं इस काल्पनिक चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन आपके अगर जहन में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर रावण नाम का किरदार बताया गया, रावण नाम का व्यक्ति ये कहता है कि आज ये देश, ये जो धरती, मतलब हमारी कृषि प्रधान हो चुकी है, तो आप यज्ञ के अंदर बलि दे रहे हो, पशुओं की बलि दे रहे हो। कौन दे रहा था? आप वेदों को पढ़ना, मेरे पास वेद पढ़े हैं, और अब के नहीं, आज से 60-70 साल पहले मेरे पिताजी ने खरीदा था, या किसी ने, एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर साहब ने दिया था, और वो मेरे पास पढ़ा है। उन्होंने, मैं पढ़ता हूं तो पता चला, हे इंद्रदेव, आपको हम गाय अर्पित करते हैं, आपको हम दूध अर्पित करते हैं। हे इंद्रदेव, मेरे ही इस भूभाग पर, जमीन पर आप वर्षा करना, दूसरी जगह वर्षा मत करना। आप पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं कि मेरे घर ही वर्षा करना। ऐसे ऐसे नितांत थे उसमें, आप मेरे घर में ही, मेरे घर पर ही मेहरबानी करना, दूसरे के, हमारे पड़ोसी के घर में भी नहीं करना। ऐसे ऐसे उनके नितांत दिए गए हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि वो अच्छे हैं। इसलिए रावण का जो किरदार बनाया गया, उस किरदार में कहता है कि अब कृषि प्रधान देश होने के बाद में आप बलि क्यों दे रहे, बलि नहीं देने से।
और जो यज्ञ होते थे उसमें बलि दी जाती थी, यज्ञ को भंग करते थे और भंग करते थे। और भंग करने वाले आदमी को, यज्ञ को यानी बलि देने वाली, यानी कि ये कुप्रथा मान सकते हैं ना, जो बलि दी जाती है, प्रथाएं मानी जाती है, उसको कुप्रथा मानता हूं मैं। और वो उसमें ये कहते हैं कि ये देखो ये रावण, उसने ये नहीं कहा कि वो रावण आ रहा, वो ये कहते हैं कि भंगी आ रहा है, ये भंग कर देगा हमारे यज्ञ। तो हम भी भंग करने वाले में से हैं। आप उसे गंदी चीज मत लीजिए, भंग करना है। संवैधानिक व्यवस्था दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो मनुस्मृति को भंग करेगा वो भंगी कहलाएगा। कौन कहलाएगा भंगी? जो मनुस्मृति को भंग करेगा वो भंगी कहलाएगा। और उसमें सभी लोग हो सकते हैं, जाति कोई नहीं है। ये विश्लेषण है कि भंग करने वाला भंगी होता है। आप ये मत मानो, कई लोगों ने मुझे कहा कि भंग को ही भंगी कहा गया, भंग से निकले वाला। भंग से सब निकले हैं, पूरी दुनिया इसी से निकली है। कोई कान से कोई मुख से नहीं निकला। ये सारे ग्रंथ मैं नहीं मानता उनको जो इसमें बने होंगे, जिसमें ये कहा जाए कि कोई कान से पैदा हो गया, कुंती के कान से पैदा हो गया, कोई कछुए से पैदा हो गया। और हो गया होगा तो उस समय हो गया होगा, मान लेते एक बार आप लोगों की बात को मानते हुए, वो समझ लेते कि उस समय वो आ भी गए, कहीं न कहीं पैदा हो गए होंगे। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, आज तो भंग से ही पैदा हो रहा ना। अगर वो भी भंग से पैदा हुआ तो वो भी भंगी है। लेकिन नहीं, भंगी तो हमें कहलाना होगा, हमें, क्योंकि उन लोगों ने हमारी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके उनकी व्यवस्था डाल दी। और आज विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे इश्यूज लेकर, छोटे छोटे घटनाएं करके हमारे जो ताकत है, हमारे जो खत्म कर रहे हैं, यही खत्म की जा रही है। हमें उस ताकत को यहाँ नष्ट नहीं करना है। इसके लिए एक कमेटी बनाकर हमारा कमेटी वो काम करेगी और वो प्रशासन करेगी। प्रशासन में विश्वास रखेंगे हम भी, और प्रशासन हमारा काम कर लेगा, और किया भी है। हमें इस देश की व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसे स्थापित करने के लिए छोटे छोटे इश्यूज से बाहर निकलना होगा और बड़े इश्यूज पर हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमारे देश के अंदर जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल खत्म कर रहे हैं, उसकी हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर, भारत के अंदर जो भारत लिखा गया था उसे हटाने की बात की गई, उसकी लड़ाई लड़नी होगी। हमें ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जो हमारे मूल निवासी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार नहीं हो, और हमें वापस चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंदर हमें सबसे निचले दर्जे का जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो चौथे वर्ण में नहीं डाला जाए, इसकी लड़ाई लड़नी होगी। हमें लड़नी होगी तथागत बुद्ध की, हमें जाना होगा तथागत बुद्ध की ओर। हमें ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई धर्म अपना दो। तथागत बुद्ध का मतलब ये होता है कि तथागत बुद्ध ने, आप लोगों ने पता कहा था कि उंगली माल जब भी तथागत बुद्ध उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये 1000 जो मैंने प्रण लिया था कि 1000 लोगों का शरबत कलम करने के लिए, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो शिविर बना हुआ था, एक साधु वेश है, उन्होंने कहा कि रुक जाओ आप, मेरा प्रण पूरा होगा अगर मेरे 1000 व्यक्ति आप आ रहे होंगे, आप निकल जाओ। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मैं आपके पास यहाँ आके रहूँगा। जब वो वहाँ पर पहुँचे बुद्ध, और बुद्ध पहुँचे तो वो जो उंगली माल 1000 लोगों का प्रण लेके बैठा, 999 लोगों की गला मालाएं पहन कर, गले में उनको काट कर, सिर काट कर, उन्होंने उंगलियां काट के वो पहनी थी। लास्ट ये थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रण पूरा नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के अंदर वो शक्ति थी। ऐसी शक्ति हमें मैत्री भाव की शक्ति पैदा करनी होगी जो हमारे SC ST OBC के लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि जनरल के लोगों में भी हमारे जो, मैं डर के मारे नहीं कह रहा हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि राजपूतों का नाम, हमने पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ, हमने पढ़ा है कि राजपूत लोगों को हमारे विरुद्ध में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन राजपूत में भी क्षत्रिय नहीं है, ये क्षेत्रीय लोग हैं। और उन्हीं को एक पुलिस बना वाले की बात, उन्हें यानी सेना जो पहले होती थी, उस सेना की बात हमारे सामने खड़ा किया जाता है। उसे भी हमें समझना होगा। हमारे OBC पे कई लोग कहते हैं कि हमारे OBC के लोग तो हमारे हमसे ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। जब जानकारी नहीं है, एक लास्ट पूरा करूंगा, लास्ट में एक कहानी बता के पूरा करना चाहूंगा कि OBC और हमारा रिश्ता क्या है। आपने फिल्म देखी हो, कई फिल्में देखते हैं, दो मान लो एक पुलिस अधिकारी है और किसी को वो अधिकारी किसी गुनाह में जेल में डाल देता है, और जेल में डालने के बाद वो कभी जेल तोड़ के आ जाए या सजा पूरी करके आता है, और वो प्रण लेता है कि जिसने मुझे जेल में डाला था उसके परिवार को नष्ट करूंगा। वो उसके घर पहुंच जाता है, फिल्मों के अंदर वो उसके घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के बाद में क्या करता है, उन लोगों को जो पुलिस वाला है उसके मार देता है, उसकी बीवी को भी मार देता है, यानी कि उसकी पत्नी आए तो उसके बच्चे जो भी आते हैं। लेकिन मान लो उसमें 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को उठा कर लेकर चल जाता है और एक बच्चा वहीं रह जाता है उसके घर में। और वो गुनहगार जिसने अपने उसके माँ बाप का कत्ल किया है,
माँ बाप का कत्ल करने वाला एक बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी परवरिश करके बड़ा करता है और वो उसे बाप समझने लगता है, उस कातिल को अपना बाप समझने लगता है। अब बड़ा होने के बाद में जो अपना उसका भाई एक जो वहाँ घर ही रह गया था, वो कातिल उसे उसका दुश्मन बताता है कि वो तेरे बाप का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। अब वो दोनों भाइयों को लड़ाना चाहता है। तो आपको ये समझना होगा कि हम दोनों भाई हैं। किसी न किसी काल के अंदर स्मृतियां लागू हुई, आप लोगों को समझना होगा। जब पुष्यमित्र काल आया, उस समय बुद्धों का कत्ल किया गया, उस समय हमारे लोग भी इधर उधर हो गए थे, तो हमारा भी अलग दो भाग हो गए। एक भाई को वो उठाकर ले गए जो उनके पास में रहा, जो दुश्मन के पास में रहा, वो उनके चिपके रहा और आज हमें दुश्मन मानता है। जिस दिन उसे समझ आ जाएगी मेरा उसी बड़ी भाई को कि ये मेरा छोटा भाई है जो घर रह गया था, जो हम SC ST के लोग हैं, हम उनके छोटे भाई हैं और OBC संख्या में बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा भाई है। तो बड़े भाई को जिस दिन समझ आ जाएगी कि दुश्मन ने हमें इनसे लड़ने के लिए मुझे लेकर गया था और कातिल वो है, उस दिन हमसे लड़ाई नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसी बातों के लिए मैं आज लाइव आया था और आपको छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी के हमारे भाई के साथ में, जैसे अभी मतलब क्या गांव का नाम क्या, ये रायपुरिया के अंदर जो भी मेरे भाई के साथ में जो घटना हुई, उस घटना में हमें जाना चाहिए, सुख दुख में उनके पास जाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आप चिंता मत करो, हम हैं, हम सभी लोग हैं। हम लोगों को उनके पास में जाकर उन्हें सांत्वना जरूर देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी अपना काम करने के लिए खुली आज़ादी देनी चाहिए, उन्हें हमें वहाँ जाकर रोकना नहीं चाहिए। अगर हम वहाँ जाएंगे और ज़्यादा भीड़ करेंगे तो पुलिस प्रशासन हमारे लिए वहाँ खड़ा रहेगा, जो उनका काम करना वो काम नहीं कर पाएगा। तो पुलिस प्रशासन से भी ये कहेंगे, हम कहेंगे कि आप अपना काम करिए, हम 4 लोग जाएंगे, 10 लोग जाके मिल के आ जाएंगे। और 4-10 लोगों जाने से मिलने से लफड़ा कोई होने वाला नहीं है। और हम संवैधानिक लोग हैं, हम जाकर मिलने वाले में लोग हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई को आप संवैधानिक तरीके से, जो हमारा कानून है, कानून अपने आप लड़ेगा और कोर्ट में जाएगा, मामला सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद में रायपुरिया के अंदर भी बैठने जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे, जो हमारे नारादरा के अंदर हमारे भाई की जो कत्ल हुआ। ये जो छोटे छोटे इश्यूज बनाए जाते हैं साथियों, आपको समझना होगा। इधर OBC को रोका जा रहा है, इधर मुस्लिम को NRC के माध्यम से रोका जा रहा है, CCA के माध्यम से रोका जा रहा है। इधर हमें हमारे छोटे छोटे इश्यूज में हमें मारा जा रहा है, हमें कहीं की घटनाएं हो रही है। OBC को आरक्षण के माध्यम से, क्रिमिनल के माध्यम से रोका जा रहा है। आप समझो कौन है जो वो ये करने के लिए ये किया जा रहा है। और वो आराम से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भौतिक डिस्टेंस बनाने की डिस्टेंस रखना है, उसके बाद सुनवाई हो रही है, वो भी ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। ऐसे में वाद और पिटीशन दायर की जाती हैं, हमारी सुनवाई करने वाला वहाँ पर हमारा पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द भी हटा दिए जाएंगे, शिक्षा नीति भी लागू हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन नियम ये कहता है कि जो अगर ये आपको ये यहाँ से हटाना भी है तो संशोधन करके हटाया जा सकता है, वो है संसद में संशोधन करके आप हटा सकते हो। लेकिन संसद में संशोधन नहीं करते हैं आप, और आप नाटक करके मिसयूज कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी। और कल हमारी भावनाएं वहाँ पर भी नहीं रहेगी कि वो उनका नैतिक जिम्मेदारियाँ पर काम कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमें हर एक लोगों से भी, जैसे अभी वर्तमान राजस्थान की स्थितियाँ देख रहे हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। ये अब आपको समझना होगा वो लड़ाने वाला कौन है, लड़ाने वाला कौन है, उसको हमें ढूंढ के निकालना होगा। और हमारी लड़ाई मात्र एक से होनी चाहिए, हजारों से लड़ाई हमारी नहीं हो सकती। और एक ही है हमारा दुश्मन इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे लोगों का, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जगह जगह पर प्रताड़ित किया जाएगा, हमें जगह जगह पर नीचा दिखाया जाएगा, हमें आर्थिक आधार पर समानता नहीं दी जाएगी, हमें राजनीतिक समानता नहीं दी जाएगी, हमें भौगोलिक समानता भी नहीं दी जाएगी, हमें हर क्षेत्र से हमें निष्कासित किया जा रहा है, हमारी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। अगर ऐसे में हम उसे दुश्मन नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? और कौन है वो समझ गए, आप समझना ही होगा। इसी के साथ आज मेरी वार्ता को आप समझे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं इस बारे में। जय भीम, जय मूलासी, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय OBC। थैंक यू।